प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, कल हम लोगों ने चर्चा किया था वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात कौन कौन से कारक हैं जो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं, वृद्धि एवं विकास की दिशा एवं दशा को तय करते हैं। उसमें हम लोगों ने जो चर्चा किया था उसमें वंशानुक्रम, वातावरण कि वंशानुक्रम किस तरह से वृद्धि विकास को निर्धारित करता है, वातावरण कैसे निर्धारित करता है, बुद्धि और लिंग यानी सेक्स या यौन भिन्नता किस तरह से वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है, इस पर चर्चा हो गई है। आज का हमारा टॉपिक है कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक में अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वह किस तरह से वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती हैं। बालक के शरीर में अनेक ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनमें से विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है, रस निकलता है। यही रस बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। यदि ये ग्रंथियां रस का स्राव ठीक प्रकार से ना करें तो बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जैसे गल ग्रंथि से गले में स्थित पैराथायराइड ग्रंथि कैल्शियम उत्पन्न करती है जिससे शरीर में हड्डियों का निर्माण होता है, या थायरिक्सिन ग्रंथि बालक के कद को प्रभावित करता है। सीने में स्थित थाइमस ग्रंथि जो होती है और मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्रंथि की अतिक्रियाशीलता के कारण शरीर का सामान्य विकास एक तरह से रुक जाता है। निश्चित तौर पर ये ग्रंथियां बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती हैं और बालकों के भीतर जब ये थाइमस ग्रंथि जो होती है और पीनियल ग्रंथि ये इनकी अधिक क्रियाशीलता से बालक का विकास रुक जाता है और बालकों के भीतर बहुत दिनों तक बचपना बना रहता है। ऐसे ही डोनल ग्रंथि होती है कि डोनल ग्रंथि की कम क्रियाशीलता से तरुणा अवस्था आने में विलंब होता है और अधिक सक्रिय होने से यौन परिपक्वता जल्दी आ जाती है। तो इस तरह से तमाम ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो बालक के वृद्धि एवं विकास को निश्चित तौर पर प्रभावित करती हैं और तमाम कुछ ग्रंथियों के अधिक स्राव होने से नुकसान होता है या कम स्राव होने से भी नुकसान होता है। अगर सीमित मात्रा में ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ रक्तस्राव करती हैं तो निश्चित तौर पर बालक का वृद्धि एवं विकास सही ढंग से होता है। अगला पॉइंट है रेस, जाति या प्रजाति कह लीजिए इसको। जाति यहाँ कास्ट से मतलब नहीं है, रेस से मतलब है, प्रजाति से मतलब है। बालकों के विकास पर जाति का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे नीग्रो भारतीय, नेपाली, भूटानी और चीनी बालकों का विकास यूरोपीय या श्वेत जातियों के बालकों की अपेक्षा धीरे होता है। इसी प्रकार उत्तरी यूरोप की अपेक्षा भूमध्य सागरीय बच्चों का विकास तेज गति से होता है। इस भिन्नता का कारण जातीय भिन्नता ही मानी जाती है। जाति का मतलब यहाँ कास्ट न समझिएगा, जाति का मतलब रेस, प्रजाति, जैसे मानव प्रजाति है। तो उसी प्रकार से ये भिन्नता न केवल शारीरिक गठन, वर्ण और आकृति में ही होता है बल्कि जातीय भिन्नता का प्रभाव उसके बौद्धिक, नैतिक एवं अन्य मानसिक क्षमताओं के विकास पर भी दूर तक असर डालता है, दूर तक पड़ता है। अगला पॉइंट है पोषाहार। पोषाहार, चूँकि ये सर्वविदित है कि पोषाहार की गणना उन तत्वों में की जाती है जो बालक को बाहरी वातावरण से प्राप्त होते हैं। देखिए, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक में कुछ आंतरिक कारक होते हैं, कुछ बाह्य कारक होते हैं। तो वंशानुक्रम क्या है? आंतरिक कारक है, लेकिन वातावरण बाह्य कारक है। अब इसमें पोषाहार भी बाह्य कारक में आता है। तो बुद्धि है, यौन ग्रंथि है और जाति के समान ये बालक के भीतर जन्म से विद्यमान नहीं होता। इसका प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं के विकास पर विशेष रूप से पड़ता है। किंतु बालक के विकास में भोजन की मात्रा का उतना महत्व नहीं होता
जितना भोजन के भीतर पाए जाने वाले पोषक तत्वों का होता है, जैसे विटामिन, प्रोटीन, वसा आदि। ज़्यादा खाना खा लेने से बढ़िया वृद्धि विकास नहीं होगा, बल्कि प्रोटीन युक्त पदार्थ या वसा युक्त पदार्थ या जो है विटामिन युक्त पदार्थ लेने पर उस मात्रा में कैलोरी बालक को मिल जाती है और उसका विकास सही ढंग से होता है। तो अगर ये विटामिन या प्रोटीन या वसा युक्त पदार्थ सही मात्रा में नहीं मिलते हैं तो शारीरिक दुर्बलता और दांत तथा चर्म संबंधी बीमारियों का कारण पौष्टिक भोजन को ही माना जाता है। बालक तमाम बीमारियों का शिकार हो जाता है। अगला पॉइंट है जन्म क्रम। जन्म क्रम से आशय यहाँ यह है कि बालक के विकास पर परिवार के जन्म क्रम का भी प्रभाव पड़ता है। अध्ययनों से ये पता चला है कि प्रथम बालक की अपेक्षा दूसरे और तीसरे बालक का विकास तेज गति से होता है। इसका कारण यह है कि बाद के जन्मे बालक अपने पूर्व में जन्मे बालकों से अनुकरण द्वारा अनेक बातें सीख लेते हैं। यानी जिन घरों में एक ही बालक होता है, अकेला बालक है, तो उसका विकास उतने तेज गति से नहीं होता है। अगर पहला बच्चा हुआ, दूसरा बालक हुआ, तो जो दूसरा बच्चा है वो पहले से कुछ चीज़ें अनुकरण, चूँकि आप जानते हैं कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, तो जन्म क्रम भी जो है वो बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है निश्चित तौर पर। भयंकर रोग या चोट, बचपन में अगर भयंकर चोट कोई लग गया है या भयंकर बीमारी हो गई है या आघात है या पक्षाघात हो जाता है तो बालक के विकास पर विशेष प्रभाव डालता है। और बचपन की गंभीर बीमारियां जैसे टाइफाइड है, मस्तिष्क आघात है या सिर में भारी चोट लगने से बालक के विकास में निश्चित तौर पर बाधा पहुंचती है, तो और वो बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार सिर में भारी चोट लगने से बालक के विकास में बाधा पहुंचती है। तो शुद्ध वायु एवं प्रकाश, कहा जाता है कि मिलता हवा और पानी शुद्ध तो हम भी होते गौतम बुद्ध। निश्चित तौर पर बालक के वृद्धि एवं विकास में शुद्ध हवा, शुद्ध वायु और शुद्ध वातावरण का या शुद्ध प्रकाश का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। शुद्ध वायु और प्रकाश न मिलने पर बालक अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई ऐसे कारक हैं जो बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं और इस तरह से अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वह बालक अपने विकास को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आज का जो हम लोगों का विषय था कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये समाप्त हुआ। हम लोगों ने अभी तक वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि विकास की परिभाषा क्या है, वृद्धि विकास का अर्थ क्या है, वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों की भी चर्चा हो गई, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक की चर्चा हो गई। कल का हमारा टॉपिक रहेगा, विषय रहेगा कि वृद्धि एवं विकास का शैक्षिक महत्व, शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या महत्व है, किस तरह से हम इसको ये मानते हैं कि इसका शैक्षिक महत्व है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अब निश्चित तौर पर जब तक अध्यापक बालक के वृद्धि एवं विकास के बारे में जानकारी नहीं रखेगा तब तक उसके विकास को वो सही दिशा नहीं दे सकता है। एक अध्यापक होने के नाते अध्यापकों को बालक के वृद्धि एवं विकास के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और अगर आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चूँकि ये वृद्धि और विकास जो है ये बीएड, बीलेड और बीटीसी के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अधिकतर प्रश्न इससे आते हैं, इसलिए इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। कहीं कोई त्रुटि हो तो आप बताइए, हम निःशुल्क आप लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।